नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में बुलेट ट्रेन चलाने के सपने की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली से आगरा के लिए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन में रेल विभाग के अधिकारी और तकनीकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने दिल्ली से आगरा की सफर महज 1 घंटा 40 मिनट में पूरा किया। इस दौरान यह ट्रेन 10 मिनट के लिए तकनीकी सर्वे के लिए रोकी गई। इसका मतलब यह है कि अब यात्री दिल्ली से आगरा का सफर महज 90 मिनट में पूरा कर सकेंगे, जिससे यात्री काफ़ी खुश हैं। हालांकि आम जनता को इस ट्रेन में सफर करने का मौका कब मिलेगा, ये तो रेल मंत्रालय ही तय करेगा। अभी फिलहाल नहीं बनाई गई है, लेकिन ये ट्रायल है, चूंकि अभी हालांकि इस रूट पर भोपाल शताब्दी ट्रेन चलती है, जो कि 140 झंडी के साथ निकल रही है आगरा के लिए। अब तक आगरा के लिए 2 घंटे का वक्त लगता था ट्रेन से, लेकिन ये ट्रेन महज 90 मिनट में आपको आगरा पहुंचाएगी। हालांकि अभी ये आज शुरुआत है, आज ट्रायल है। इसमें आज की मैक्सिमम स्पीड 160 की थी। खासतौर से आगरा मंडल पे, जहां पर स्ट्रेट लाइन है, वहां पर काफी लंबे स्ट्रेच पे 160 किलोमीटर की स्पीड रह पाई। दिल्ली मंडल के भी कुछ हिस्से में 160 किलोमीटर की स्पीड आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद अकबरुद्दीन ने दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि इराक में तैनात सभी भारतीय नर्सों को आईएसआईएस के आतंकवादी तिरकित से किसी और जगह पर ले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी नर्सें सुरक्षित हैं और विदेश मंत्रालय लगातार वहां मौजूद वार्ताकारों के साथ संपर्क में है। इसी मामले में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। साथ ही अकबरुद्दीन ने बताया कि इराक में फंसे लगभग 900 भारतीयों को भारत आने के लिए टिकट मिल गया है। As regards those Indian nationals, we have subsequently also a confirmation of people who have seen them unharmed but in captivity. That brings me to the next question relating to the Indian nationals who are nurses who were in the hospital in Tikrit. My understanding is that approximately a short while ago they have moved to another location. The Ministry of External Affairs has been in regular touch with our embassy in Baghdad and through the embassy with a variety of interlocutors on the ground. Our understanding is that it is for reasons on interest of their own safety that they have agreed to move out. पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने के लिए दबाव होने के दावे को एम्स की ओर से खारिज किए जाने के बाद भी फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी बात पर कायम हैं। सुधीर गुप्ता ने कहा कि यह एक गंभीर कानूनी मामला है। गुप्ता ने कहा कि वह एम्स प्रशासन के सामने मिलकर अपनी बात रखेंगे और अगर एम्स प्रशासन उन्हें इजाज़त देगा तो वह अपना पक्ष भी रखेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव होने के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के दावों को एम्स ने बुधवार को खारिज कर दिया था। I will ask the AIIMS whether they allow me to keep my own view in this issue or not. लोकसभा चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाकर एनडीए ने केंद्र में भले ही अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन मोदी सरकार महंगाई को काबू करने में अभी तक नाकाम रही है। ये कहना है राज्यसभा के सांसद और जदयू नेता अली अनवर अंसारी का। अनवर ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार अभी तक लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। साथ ही जदयू नेता ने कहा कि सरकार के 1 महीने के कार्यकाल के बाद ही जनता ने मोदी सरकार को नापसंद करना शुरू कर दिया है। निराशा हुई है लोगों को। बड़ी उम्मीद से और भारी बहुमत से इनको जिताया था और इतनी इस उम्मीद से कि महंगाई ये घटाएंगे, घटाने की बात तो दूर रही, स्थिर भी नहीं रख सके। तो यही कहना है कि यूपीए की वजह से, यूपीए की कुछ गलतियों की वजह से हमें आगे तक ऐसे करवे भी पीने पड़ेंगे। देखिए, तो ये बात उनको पहले बतानी चाहिए था ना। ये तो सब विभाग दिखा रहे थे कि महंगाई हम आएंगे तो दूर करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो बुरे दिन आ गए।
बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अली ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए राशिद अली ने कहा कि लोग अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी के लिए अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यूपीए के समय में तेल महंगा होता तो बीजेपी के कार्यकर्ता अराजकता पर उतर आते थे और अब वो खुद पेट्रोल और डीजल के दामों पर काबू पा नहीं रहे। हालांकि राशिद अली ने मोदी के 30 दिनों के कार्यकाल पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सरकार को बने एक ही महीना हुआ है और इस एक महीने के अंदर मौजूदा सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार बनते ही डीजल की कीमत आपने बढ़ाई, रेल के किराए आपने बढ़ाए, भाड़ा आपने रेल का बढ़ा दिया, डीजल की दोबारा कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने गैस की कीमत बढ़ा दी, तमाम खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई। किस तरीके की सरकार ये कदम उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुई यूपी पुलिस की कार्यवाही को जमकर आलोचना की। साथ ही योगी ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान जिस मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं उसमें उनसे अच्छी बातों की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज और तानाशाही चल रही है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश में बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे और विधानसभा या संसद जब भी चलती है तो सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। वहीं सपा द्वारा बीजेपी के कार्यालय को हटाने के बयान पर योगी ने कहा कि किसी माई के लाल में कार्यालय को यहां से हटाने की हिम्मत नहीं है। देखिए, आजम खान जिस मानसिकता के तहत कार्य कर रहे हैं उसमें उनसे किसी अच्छे कार्य की, अच्छी बातों की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश में बिजली, सड़क, अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर के उनके द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था और विधान सभा या संसद जब चलती है सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। हटाने की और उन पर मामला दर्ज करने की बात आ रही है सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय विधानसभा के सामने है और रहेगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वहाँ से कार्यालय हटा दे। मंचलों की हिम्मत तो देखिए, पहले महिलाओं और लड़कियों को परेशान करते हैं पर अब पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे। यह मामला देखने को मिला मध्य प्रदेश के देवास शहर में, जहां महिलाओं को बचाने के लिए सरकार ने जो निर्भया टीम बनाई उसी टीम के प्रभारी से मजनू ने फोन पर अश्लील बातचीत की। महिलाओं की रक्षा का दायित्व संभालने वाली निर्भया प्रभारी सख्ते में आ गई। मंचले ने उनसे अश्लील बातें करते हुए मिलने की बात कहने लगे, जिस पर योजना बनाकर टीम ने बिलावली मंदिर पहुंचकर मजनुओं को पकड़ लिया। इस दौरान मंचलों की जमकर पिटाई भी हुई। ये एक नंबर से फ़ोन आया था निर्भया हेल्पलाइन पे सुबह 9:26 पे। तो ऐसी अश्लील बातें कर रहा था कि आप मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेगी। तो मैंने भी पकड़ने के उद्देश्य से उसको बोला ठीक है मैं मिलना चाहती हूँ, आपसे कहाँ मिलोगे। तो वो लोग सामने आ गए, उनको पकड़ा, उसमें से भाग भी गए थे, उनको फिर घर से लाए और एक लड़का और फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे और उचित कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। कानपुर के थाना फिलखाना क्षेत्र स्थित LIC भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब भवन की दूसरी मंजिल में स्थित IT विभाग में एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग को बढ़ता देख फायर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि LIC का पूरा लेखा जोखा इसी दफ्तर में रहता है और इस घटना के बाद LIC के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए हैं, वहीं कई कंप्यूटरों को भी नुकसान हुआ है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है और काफ़ी धुआं है। पहले हम लोगों ने खोजबीन करके सर्च करके बिल्डिंग में जितने लोगों थे सबको उसको बाहर निकाल लिया गया है और आग बुझाई जा रही है। कोई कैजुअल्टी तो है नहीं, अभी कोई इस तरह संज्ञान में नहीं आया है। पूरी बिल्डिंग को हम लोग घूम घूम के कर पूरे बिल्डिंग में धुआं भरा हुआ है और हम लोग पूरा बिल्डिंग के अंदर घुस के चेक किया गया है, संभवतः कोई फंसा नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से संभावना इसकी।
समाज में आज भी अंधविश्वास मानने वालों की कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का अंधविश्वास से जुड़ा मामला यूपी के लखीमपुर खीरी में सामने आया है, जहां एक 10 साल के बच्चे को अगवा कर तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या कर दी गई। 10 साल के रवि को गांव के ही धर्मेंद्र नामक के युवक ने बहाने से बुलाकर अगवा किया और अपनी तांत्रिक विद्या सिद्धि के लिए अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसका गला रेत दिया। परिजनों ने जब बच्चा खोने की सूचना पुलिस को दी और साथ ही शक के चलते धर्मेंद्र का नाम लिया, जिस पर खीरी पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लेते हुए कड़ाई से पूछताछ की तो इसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एक टाइम बुला के ले गया धर्मेंद्र और बाहर ले गया घास काटने लिए, और वहाँ पर हम लोग फिर 3 बजे से हम ढूंढने लगे जी। और हमारा बच्चा नहीं मिला। 4 दिन ढूंढे, हम रिपोर्ट करा, मुलजिम बैठा ली, ना ही कोई मतलब इंक्वायरी नहीं करी। फिर कल गए तब इंक्वायरी करी, तो कल हमारा बच्चा मिला। उसकी आँख भी फटी, जीभ कटी, दांत टूटे, आँखी में तेजाब पड़ा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में स्थित सिंडिकेट बैंक की शाखा में भयानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग सुबह तकरीबन 9 बजे लगी। आग की सूचना मिलते ही कुछ ही देर बाद मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंच गईं और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग के कारण बैंक को काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, अभी तो किसी तरह से आग बुझाई गई है। प्रिलिमिनरी जो देखने से पता चल रहा है और बताया गया है यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, बट प्रिकॉशनरी तौर पर हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है इस पूरे एरिया का, ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट दोबारा हो ना पाए इस समय। और फायर ब्रिगेड टाइमली पहुँच गई थी, इसी के चलते टाइमली एक्शन की वजह से आग कंट्रोल में है पूरी तरह से। अब सिर्फ धुआं नज़र आ रहा है, पर फिर भी फायर ब्रिगेड यहीं पर तैनात है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वी आर रेडी टू कंट्रोल। उत्तराखंड में 2 जून को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो बादल फटने के बाद आए नाले के कारण बंद हो गया था, इसे खोलने के लिए बीआरओ ने कमर कस ली है। हालांकि खराब मौसम के कारण बीआरओ को काम करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम साफ होते ही बीआरओ ने मशीनों की सहायता से सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ के 20 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे नंबर 58 भारी मलबे के कारण बंद हो गया था। मेरे दाईं तरफ देखेंगे, इन पहाड़ियों के ऊपर कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सीमित इलाके में क्लाउड बस्ट की सूचना है। और ये पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज है, ये नाला जिसमें अभी इस वक्त बिल्कुल पानी आपको नहीं दिख रहा है, ये लगभग पूरा डूबा हुआ था। इसके आगे एक और जो नाला आ रहा है, वहाँ से पूरा झरने की तरह पानी गिर रहा था और इतना ज़्यादा फ्लो था कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी कल बह के नदी में चली गई। तो ये रास्ता पता नहीं अब कब खुलने वाला है, कामगिरी चल रही है, देखते हैं आगे रास्ता ठीक हो जाए, हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आगे। मुंबई में हो रही बारिश ने हाल ही में शुरू हुई मेट्रो रेल की पोल खोलकर रख दी है। मेट्रो में बैठे हुए यात्रियों को लीकेज के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई मेट्रो के अंदर भी पानी बकायदा टपक रहा था। टेक्निकल खराबी के कारण मेट्रो के अंदर एक डिब्बे के अंदर पानी फव्वारे की तरह फूट रहा था। इस डिब्बे में लोग किसी तरह खुद को पानी से बचाते नजर आए। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। आपको बता दें, इन दिनों मुस्लिमों के लिए पाक का रमजान महीना चल रहा है और ऐसे में दरगाह शरीफ में हिंदू मुस्लिम भी एक साथ रोज़ा इफ्तार करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दरगाह में हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा इफ्तार करके बेहद खुश हैं और वह चाहते हैं कि हमेशा की तरह हर बार ख्वाजा की दरगाह में मुस्लिम भाई के बीच इसी तरह रोज़ा इफ्तार करके कौमी एकता और भाईचारा की मिसाल पेश करते रहें। 10 साल हो गया हमारा को आती हूँ, फूल लेती हूँ दरगाह का, मैं रोजा यही खोल लिया। सबसे अहम बात है कि आए जो भी मतलब जो दरगाह जो भी कोई होती है, ख्वाजा कोई है और भी बहुत सारी दरगाहें हैं, तो मेरे ख्याल से इनके पास कोई जात कोई धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी मां कृष्णा मुखर्जी और पिता राम मुखर्जी के साथ मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने पहुंची। इटली में गत 29 अप्रैल को निर्देशक आदित्य चोपड़ा के साथ विवाह बंधन में बंधने के बाद रानी ने विवाह और सुखी संपन्न जीवन के आशीर्वाद हेतु मां कामाख्या के दर्शन किए। आपको बता दें कि रानी को यह कार्यक्रम बहुत ही गुपचुप तरीके से हुआ और रानी मीडिया से बचती हुई भी नजर आई। तो वहीं मंदिर पहुंची रानी के सुरक्षा कर्मियों ने कई बार मीडिया वालों को अपना कैमरा बंद करने को भी कहा। ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा कहीं आप लोग कैसे करते हैं? Why you are doing? বিয়ের পরে আমার ইচ্ছে ছিল মার দর্শন করা, ওটা দর্শন করার জন্য এসেছি। থ্যাংক ইউ। बढ़ती महंगाई ने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं। जनता सोच रही थी कि सरकार बदलेगी तो देश की सूरत बदलेगी, पर हो रहा ठीक इसका उल्टा है। कभी पेट्रोल तो कभी गैस, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही महंगाई से त्रस्त आम जनता से बात की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा। जहाँ से देश में बढ़ रही बहुत तेज गति से महंगाई से आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो, महंगाई जो है ये एक चरम सीमा पे पहुंच गई थी। हमने फिर वोट दिया, मोदी सरकार आई, हमने सोचा कि महंगाई कम होगी, लेकिन कम नहीं हुई, बिल्कुल भी कम नहीं हुई और दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हम ले नहीं पाते हैं। जैसे गरीब जनता है, अब खाने पीने की वस्तुएं ले लो, उस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आम आदमी सफर तो नहीं कर पाएगा ना उस पर। है हर चीज़ की बढ़ोतरी होती रही, किराया बढ़ गया है, ट्रेन का, आलू प्याज हर चीज़ बढ़ती हुई चली जा रही है। मोदी जी अभी सत्ता में आए, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अच्छे दिन आएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग ये जो फाइनेंशियल डिसीजन होने वाला है उसी में हमें ये देख रहे हैं एज ए एम्प्लॉई। सो वी वांट टू सी व्हाट टैक्स बेनिफिट दे आर गोइंग टू गिव अस फॉर एम्प्लॉई सेगमेंट। एंड तो महंगाई जो है अभी जितना रेट में बढ़ रहा है, कांग्रेस जो जब सत्ता पे थे, जब महंगाई बढ़ रहा था, सब लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था मोदी जी आने के बाद महंगाई कम होगा और अच्छे दिन आएंगे। सोचा था मोदी आएंगे अच्छे दिन आएंगे, पर हुआ उल्टा। मोदी आए, महंगाई लाए। महंगाई से आम लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज नोएडा का मौसम काफी सुहावना लग रहा है। शायद इससे आम आदमी को कुछ राहत मिल पाए। मैं कैमरामैन नितिन राजपूत के साथ सचिन शर्मा, NNC न्यूज, नोएडा। अभी तो खैर 1 महीना ही हुआ है मोदी की सरकार को बने। देखना होगा कि मोदी सरकार की ये कड़वी दवाई कब असर दिखाना शुरू करेगी और कब अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं खत्म करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।